हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 के बारे में, यानी कि जो हमें अवसर की समानता के बारे में बताता है, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। आज इस वीडियो में हम अनुच्छेद 16 के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे और आसान भाषा हिंदी में जानेंगे। आखिर आर्टिकल 16 कहता क्या है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता के बारे में बोलता है। तो चलिए हम इसके जितने भी सब क्लॉज हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं एक एक करके। और इसके पहले भी मैं बहुत सारे अनुच्छेद को लेकर आया हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख लें। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये बोलता है आर्टिकल 16। इसके सब क्लॉज 1 में क्या बोलता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हेतु सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। मतलब कि बिल्कुल साफ है कि राज्य के अधीन किसी भी पद, यानी कि जो भी जॉब वगैरह निकलती है उसमें नियुक्ति के लिए, मतलब कि उसमें प्रवेश पाने के लिए सभी नागरिकों को जो है अवसर की समानता होगी। मतलब कि उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा सब क्लॉज, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश, निवास या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये तो हम समझ गए हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है कि ये जो बताए गए हैं कुछ 5 से 6 चीज़ें, जैसे कि धर्म बताया है, मूलवंश बताया है, जाति बताई है, लिंग बताया है यानी कि स्त्री पुरुष, और जन्मस्थान या निवास, इनमें से किसी के भी आधार पर जो है नागरिक के साथ ये भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ के हैं, इस जाति के हैं तो आपको इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके अलावा हमारा तीसरा सब क्लॉज ये कहता है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्तें आरोपित कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्तें आरोपित कर सकते हैं। ये हम देख सकते हैं कि हमने बहुत सारी जगह देखा होगा, जैसे हमारे जो PCS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी तो नहीं बोल सकते कि वहाँ पे होता है। जैसे कि MPPSC का एग्ज़ाम ले लेते हैं तो हमारे यहाँ के जो मध्य प्रदेश के होते हैं उनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, जबकि दूसरे स्टेट से अगर कोई हमारे यहाँ PCS का एग्ज़ाम भरता है तो उसको जो है हमेशा जनरल कैटेगरी के तौर पर जो है उसको एग्ज़ाम बनना है। ऐसी बहुत सारी जॉब्स हो सकती हैं कि जहाँ पे सिर्फ निवास की शर्तें ऐसे आरोपित कर सकती है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि जिससे राज्य का ये है कि हमारे राज्य के ही लोगों को जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, मतलब कि बाहर के लोगों को इसमें कम फ़ायदा मिले, इसका ये उपयोग हो सकता है ना। अब इसके बाद हम चौथा सब क्लॉज के बारे में जानेंगे कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका कहने का मतलब यही है कि राज्य में जो लोग पिछड़े हुए वर्ग से हैं और जनजातियों से हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि SC/ST का जो आरक्षण है, रोजगार में SC/ST का आरक्षण जो किया गया है, ये सब जो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत ही किया गया है। इसके अलावा 16(4)A में एक और चीज़ बताएगी, पदोन्नति में SC/ST आरक्षण जो हो जाएगा लागू किया जाएगा। मतलब कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पदों में आजकल ये वर्गीकरण होता है कि इतने जनरल के लिए, इतने OBC के लिए, इतने SC के लिए, इतने ST के लिए, इतने बहुत सारे जो आपने देखे होंगे। तो जब भी कभी आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम फिलअप करते होंगे तो आपने ये चीज़ आपको देखने के लिए मिली होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब क्लॉज 5 की। सब क्लॉज 5 क्या बोलता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि की परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाले या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई धार्मिक ऐसा संस्थान है जिसमें उसने ऐसा लिखा हुआ कि इसी धार्मिक, यानी कि इसी धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे काम कर सकता है, या इसी संप्रदाय का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पे ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये सब जो है, यानी कि ये कोई भी धार्मिक संस्थान या सांप्रदायिक संस्थान जो है ये सब चीज़ें कर सकती हैं, है ना। यानी कि इसका परिवर्तन का प्रभाव नहीं डालेंगी ये अनुच्छेद की बातें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 1, 2, 3, 4 और पूरे 5 सब क्लॉज जो हैं आर्टिकल 16 के समझ में आए होंगे और बहुत ही आसान भाषा में थे, ज़्यादा कोई ऐसी हार्डली नहीं थे, बिल्कुल हमें समझ सकते हैं।
तो मैं अनुच्छेद 4 जो आप देख रहे थे, अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि रोजगार में जो SC और ST का जो आरक्षण दिया है वो आपको याद रखना है कि 16(4) के अंतर्गत दिया गया है, और उनको जो पदोन्नति दी जाती है SC ST आरक्षण के अंतर्गत जो हो जाएगी, है ना, तो वो जो हो जाएगी 16(4)A के अंतर्गत दी गई है कि ये जो हो जाएगा। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय बाद, अभी कुछ पहले ही जो मंडल आयोग की सिफारिश पर जो है राज्य ने जो है नियुक्तियों के आरक्षण में जो है आजकल OBC मतलब कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है इसमें शामिल कर लिया है ना, जिसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है लगभग 27% आरक्षण जो है दिया जाने लगा है इनको, OBC पिछड़े वर्ग को। और ये पिछड़े वर्ग के जो लोग पिछड़े वर्ग में शामिल होते हैं उन लोगों की जो है पहचान की गई है कि पिछड़े वर्ग में ये लोग शामिल हैं, अभी इनका जो है विकास पूर्णतः अभी नहीं हो पाया है, तो उनको जो है 27% का आरक्षण भी दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने ये भी कहा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण जो है नहीं दिया जा सकता है ना। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, काडर पदों पर अनुच्छेद 16(1) और 16(4)A के अधीन सामान्य श्रेणी मतलब कि जनरल के सदस्यों की पूर्ण अवहेलना कर पिछड़े वर्गों के लिए 100% आरक्षण नहीं किया जा सकता, चाहे भर्ती किसी भी प्रकार की हो, यानी कि सीधी भर्ती हो या रोस्टर क्रम की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो, इसमें जो है उनको जो है चक्रानुक्रम की भर्ती हो उसके अनुसार जो है ये नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भर्ती आप निकाल रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि जनरल वालों की आप अवहेलना कर दें और पूरे जो है आरक्षण के जो है आप पिछड़े वर्गों के लिए 100% का आरक्षण कर दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ना तो SC ST के लिए कर सकते हैं, ना तो पिछड़े वर्ग, आपको जो है उनका भी ध्यान रखना होगा कि जो जनरल में है ना। अब एक और हमें एक वाद याद आता है कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य 1995 में जो हुआ था कि एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यदि IAS बन जाता है, IPS बन जाता है या किसी अन्य अखिल भारतीय सेवा का में चुन लिया जाता है, तो जो उसके बच्चे हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ ऐसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, यानी कि कोई या तो SC ST का है, ऐसा कुछ हो सकता है, पिछड़े वर्ग से संबंधित था और उसने जो है मेहनत करके जो है IAS IPS या अन्य किसी जो है अखिल भारतीय सेवा में जो है उसका चयन कर लिया जाता है, तो अब जो उसके बच्चे होंगे, उसके जो भी मतलब उनके साथ के जो लोग होंगे है ना, उनके बच्चे होंगे है ना, तो उनको जो है इस प्रकार का जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वह एक राज्य से एक निश्चित सैलरी प्राप्त कर रहा है, एक निश्चित मात्रा में जो है एक पैसे प्राप्त कर रहा है, तो अब वह जो पिछड़ा वर्ग में नहीं गिना जाएगा, वह एक उच्च श्रेणी में एक ऑफिसर है और उसको जो है पिछड़े वर्ग में नहीं गिना जा सकता। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये 2 पद भी जो है बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे कि जिसके अंतर्गत पहले में कहा है कि 100% आरक्षण नहीं किया जा सकता, कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती और IAS IPS के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।